बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 मनी हम लोगों ने स्टार्ट किया था और बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस भी किए थे, जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी, इसके अलावा ओरिजिन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स और फंक्शंस ऑफ मनी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास अगेन कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि टाइप्स ऑफ मनी पढ़ेंगे, इसके अलावा सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे, M1 अप्रोच है, हाई पावर्ड मनी है, बैंक मनी है और ग्रॉस एंड नेट डिमांड डिपॉजिट। तो चलो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। बच्चा, फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार का होता है? तो देखो, मनी को हम लोग टोटल दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट फिएट मनी एंड फ्यूडेसरी मनी और दूसरा पार्ट फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। एक एक से समझते हैं। सबसे पहले फिएट मनी, ध्यान से सुनना क्योंकि सिंपल है, बहुत आसान है। फिएट मनी के अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं। फिएट मनी में कौन आते हैं? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे सारे के सारे नोट्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सिक्के क्या होते हैं? फिएट मनी। आप कहोगे सर सब सारी चीजें इसमें ही निपट गई, तो ये क्या है और बाकी के दो क्या है, सब बताता हूं। तो पहली बात समझ गए, फिएट मनी कौन सी मनी होती है? जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो सारे के सारे नोट हुए और सारे के सारे सिक्के हुए। इसके अलावा सेकंड आओ फ्यूडेसरी मनी। फ्यूडेसरी मनी वो मनी होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर चलते हैं। अब सोचो यार, ऐसा कौन सा पैसा है जो विश्वास के ऊपर चलता है? अरे भैया, सारे के सारे चेक समझते हो ना, साइन करके देते हैं। अगर हमारे बीच ट्रस्ट है तो आप चेक एक्सेप्ट कर लोगे, वरना कहोगे सर पता नहीं आप किसका चेक दे रहे हो, कौन से साइन बना के दे रहे हो, मेरे को चेक नहीं चाहिए। तो ये ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं। तो सारे के सारे चेक कौन से होते हैं? फ्यूडेसरी मनी। ठीक है, आओ रीड आउट भी करो। So fiat money refers to that money which is issued by the order या authority of the government। ठीक है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऑर्डर पर या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा जो भी मनी इश्यू की जाती है उसे फिएट मनी। क्या क्या आते हैं? सारे के सारे नोट्स और सारे के सारे सिक्के। ठीक है, इसके बाद सेकंड आओ फ्यूडेसरी मनी। ये वो मनी होता है विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। तो पेयर एंड पे की जो ट्रस्ट पे काम करते हैं वो होते हैं आपके फ्यूडेसरी मनी। एग्जांपल, सारे के सारे चेक। ठीक है, तो दो प्रकार के मनी आपको समझ में आ गए, फिएट मनी और फ्यूडेसरी मनी। चलो भाई नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है हमारे पास, एक तो है फुल बॉडीड मनी और दूसरा होता है क्रेडिट मनी। बिल्कुल सिंपल है यार, ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये दोनों टाइप्स सिर्फ और सिर्फ सिक्कों के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स के ऊपर काम करते हैं। ध्यान से सुनना, जब फुल बॉडीड मनी की बात करते हैं, ठीक है, जब मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल हो, जब कॉइन्स की मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल हो, उसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। आप कहोगे सर समझ नहीं आया। देखो बच्चा, सिक्का देखा है आपने, मेटल का बनता है, तो जो मेटल उसमें यूज किया गया है उसे बनाने में मान के चलो 5 रुपए का मेटल लगा है। ठीक है, खर्चा कितना आया? 5 रुपए। वो 5 रुपए का सिक्का मार्केट में चल भी कितने का रहा है? 5 रुपए का ही। मेटल कितने का यूज हुआ था? 5 रुपए के बराबर। और चल कितने में रहा है? 5 रुपए में। दैट इज फुल बॉडीड मनी। ये आज की डेट में नहीं चलते हैं, ये चलते थे पहले आप लोगों को याद होगा, चांदी के सिक्के चलते थे, पहले अच्छे मेटल के सिक्के चलते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो चांदी यूज होती थी ना, सिल्वर उसमें जो यूज होती थी, वो भी उतने की ही होती थी जितने का मार्केट में उसका चलन है, जितने की मार्केट में उसकी वैल्यू है। यानी कि कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू होता है, वो है आपकी फुल बॉडीड मनी। पहले चलते थे, अब नहीं चलते ये सिक्के। ठीक है, सेकंड आओ, जो कि है क्रेडिट मनी। क्रेडिट का मतलब वैसे क्या होता है? उधार। जब यहां पर मनी वैल्यू ज्यादा हो, कमोडिटी वैल्यू कम हो, वो आपका कहलाता है क्रेडिट मनी। यानी कि 5 रुपए का सिक्का है, लेकिन उसे बनाने में जो कॉस्ट आई है, मेटल यूज हुआ है, मात्र 2 रुपए का ही हुआ है। कमोडिटी वैल्यू कम है, मार्केट में चल रहा है ज्यादा में, जो आज की डेट के जो सारे के सारे कॉइन्स है ना, वो आपके क्रेडिट मनी के पार्ट होते हैं। समझ गए ना? तो ये है आपका क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू
कम होती है। आओ जरा रीड आउट कर लो, सबके एग्जांपल्स भी हमारे पास। सबसे पहले फुल बॉडीड मनी कौन से होते हैं? वो कॉइन्स होते हैं कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू होता है। एग्जांपल रीड करो, ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे पहले चलते थे सिल्वर के कॉइन, ठीक है, कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू दोनों इक्वल होती थी। सेकंड आओ क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। याद रहेगा, मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। एग्जांपल देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट मेटल रुपी कॉइन, 1 रुपए के मेटल की कॉइन की वैल्यू 1 रुपए से कम होती है, मार्केट में 1 रुपए में बिकता है। समझ गए ना? 1 रुपए के सिक्के को बनाने में खर्चा कम आता है, मार्केट में चलता है 1 रुपए में, ठीक है, दैट इज क्रेडिट मनी। तो 4 प्रकार के बच्चा याद हो गए होंगे मनी, ठीक है। वैसे टाइप 2 ही थे, फिएट और फ्यूडेसरी। फिएट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी, सारे के सारे नोट, सारे के सारे सिक्के। दूसरा फ्यूडेसरी, ट्रस्ट पे काम करते थे, सारे के सारे चेक्स। देन फुल बॉडीड और क्रेडिट। फुल बॉडीड जिसमें मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती है, और क्रेडिट जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा होती है, क्रेडिट वैल्यू कम होती है, ठीक है, कमोडिटी वैल्यू कम होती है। चलो आगे आओ भाई, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है सप्लाई ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले समझो सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। देखो यार बच्चा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मैं आज की डेट की बात करूं भाई, 16 तारीख है आज, तो 16 सितंबर के दिन हमारे देश में, हमारे देश की जनता के पास टोटल कितना कैश मौजूद है। ध्यान से सुनो बातें, एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी देश की जनता के पास, लोगों के पास टोटल कितना पैसा मौजूद है, चाहे तो उनके पास कैश के फॉर्म में हो, चाहे उनका पैसा बैंक में जमा हो। यार पैसा तो जनता का ही है ना, जनता का पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो कहलाता है सप्लाई ऑफ मनी। समझ गए ना? और यहां से एक बात और बता दूं भाई, वो सारी चीजें जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे मेजर की जाती हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती हैं, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये पढ़ा था ना बचपन में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, स्टॉक और फ्लो पढ़ा था। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है। आओ जरा, ये भाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक और फ्लो, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, हर एक प्रकार का, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश के लोगों के पास जितना भी पैसा मौजूद है, किसी भी रूप में हो, वो आपका सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या नहीं आता वो भी समझ लो, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। पहली चीज, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है? पीपल ऑफ अ कंट्री, लोगों का पैसा। गवर्नमेंट भाई लोग थोड़ी है, गवर्नमेंट तो नोट उल्टा इश्यू करती है, नहीं आएगा। दूसरा, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा है। अब बैंकिंग सिस्टम ना, ध्यान से सुनना, देखो जो लोगों का पैसा बैंक में जमा है वो तो लोगों का पैसा है, ठीक है, वो बैंकिंग सिस्टम का नहीं है, वो लोगों का पैसा है। अब सुनो बैंकिंग सिस्टम में क्या आएगा वो सुनो। आरबीआई ने क्या किया? नोट प्रिंट करके रख लिए, आरबीआई के पास ही रखे हुए नोट प्रिंट करके, वो है बैंकिंग सिस्टम का पैसा, वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो लोगों का थोड़ी है, वो तो बैंकिंग सिस्टम ने प्रिंट करके रखा हुआ है। तो चाहे गवर्नमेंट के पास रखा हुआ पैसा हो, चाहे आरबीआई के पास रखा हुआ पैसा हो, वो इंक्लूड नहीं होता। जो पैसा देश की जनता का नहीं है वो सप्लाई ऑफ मनी में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये होते क्या है? ये तो मनी के सप्लाई के कंपोनेंट है, ठीक है, ये तो करेंसी इशू ही करते हैं, इसलिए ये इशू नहीं होते। चलो, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी, बच्चा ये मनी के सप्लायर हैं, यही लोग तो इशू करते हैं नोट। एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ अ मनी, सप्लायर्स ऑफ मनी नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। तो समझ गए, मनी सप्लाई के अंदर ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, एक तो गवर्नमेंट का पैसा और दूसरा देश की बैंकिंग सिस्टम का पैसा। चलो, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात यह है कि आप कैसे मेजर करोगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कैसे मेजर करोगे कि देश की जनता के पास कितना पैसा मौजूद है? तो बच्चा लोग, इसके लिए वैसे आपके पास 4 प्रकार के मेजर्स होते हैं। देखो, इसे नाम देते हैं M1, M2, M3 और M4, ठीक है। ये 4 अप्रोचेस हैं, ठीक है।
अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ M1 मेजर ही है। M2, M3, M4 आपकी बुक की एबिलिटी जोन में दे रखा होगा, रीड आउट करना है तो कर लेना, बट आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ कौन सा पढ़ना है? ओनली M1। अब M1 अप्रोच के हिसाब से मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है वो भी सुन लो। मेजरमेंट है तो देखो बेसिकली ये तीन चीजें आती हैं, ये तीन चीजें सिर्फ। सी का मतलब करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, लोगों के पास कितना पैसा है, करेंसी कितनी है लोगों के पास। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। भैया मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक से कुछ लोन मांगते हैं, लोन मांगते हैं ना, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, हमें कैश में लोन नहीं देती, वो कहती है हमारे पास अकाउंट खुलवा लो, हम आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। तो लोगों का पैसा जो उनके अकाउंट में जमा है वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तीसरा है अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई कह सकते हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो लोगों का पैसा है अदर डिपॉजिट के फॉर्म में वो भी आता है, ठीक है। और अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता है एक बार वो भी देख लो। देखो जरा M1 अप्रोच को ध्यान से समझ लो। M1 अप्रोच इसी को बोलते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्या क्या आता है अब देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले था सी का मतलब करेंसी विद द पब्लिक, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। दूसरा है डीडी बोले तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि जो लोन्स का पैसा है, ठीक है, यानी कि जो चेक्स के द्वारा पैसा इशू किया गया है, जो उनके बैंक में पैसा रखा हुआ है वो। तीसरा होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। और बच्चा अदर डिपॉजिट के अंदर कौन कौन आता है, तीनों पॉइंट पढ़ लो, ज्यादा कोई डिटेल में मत जाना, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे नाबार्ड, हमारे देश के जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों का पैसा रखा हुआ होता है, तो अगर आरबीआई के पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है तो वो अदर डिपॉजिट्स में आएगा, यानी कि वो मनी सप्लाई में आएगा। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। आरबीआई के पास अगर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा है तो वो। और तीसरा डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, अगर वो है तो वो भी M1 अप्रोच का पार्ट है, वो भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होता है। अब बच्चा याद कैसे रखना है वो सुनो। M1 अप्रोच के अंदर आता क्या क्या है, C प्लस DD प्लस OD। मैं आपको याद करवाता हूं, C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। C मतलब करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, DD डिमांड डिपॉजिट, OD अदर डिपॉजिट। ये तीन तो याद हो गए। दिक्कत कहां है, अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब आरबीआई के पास कौन कौन से अदर डिपॉजिट होते हैं वो सुनो। पहला हमारे देश के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई दिक्कत, हमारे देश के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा फॉरेन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तीसरा जो फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन सेंट्रल बैंक है उनका पैसा, तो याद हो जाएगा यार। देखो वापस से देख लो, हमारे देश के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दूसरा विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और तीसरा विदेशी रिजर्व बैंक के पास या तो सेंट्रल बैंक्स का है या गवर्नमेंट का है, तो वो समझ गए ना। तो M1 अप्रोच आसानी से याद हो जाएगी। इस प्रकार से डायग्राम बना देना, बच्चा एग्जामिनर खुश हो जाएगा देख के, ठीक है। चलो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक है नेट डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। बच्चा सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये आप डिमांड डिपॉजिट समझ गए क्या? ये डिमांड डिपॉजिट समझ गए? डिमांड डिपॉजिट का मतलब लोगों का जो पैसा कॉमर्शियल बैंक्स के पास रखा हुआ है एज आ लोन के तौर पे, मतलब कॉमर्शियल बैंक ने लोन दिया था, वो पैसा रखा हुआ है बैंक के पास। अच्छा बच्चा एक चीज और बताता हूं, अगर डिमांड डिपॉजिट में कहीं कोई कंफ्यूजन रहे ना, थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर ना हो पाए, परेशान मत होना। इसके बाद बैंकिंग चैप्टर है, तो बैंकिंग चैप्टर में ये पॉइंट फिर बार बार आएगा, मतलब वहां पर इसे हम बिल्कुल डिटेल में समझ लेंगे। तो अभी समझ में नहीं आए, ज्यादा परेशान मत होना, बस समझते हुए चलना ताकि आगे चल के पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो तो डिमांड डिपॉजिट हमारे पास दो प्रकार की है, एक है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, दूसरी है नेट डिमांड डिपॉजिट। दोनों में अंतर क्या है वो सुनो। जो ग्रॉस वर्ड है ना, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ओवरऑल डिमांड डिपॉजिट। नेट का मतलब सिर्फ जो लोगों का वाकई पैसा है वो। ग्रॉस में और नेट में क्या अंतर है वो समझ लो। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर
इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड होते हैं? रट लो सीधा सीधा, इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ये क्या होते हैं? जब एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर कोई क्लेम करती है कि भैया हमारा इतना पैसा बकाया है, या फिर ये चेक्स हमारे मौजूद हैं जो दूसरी बैंक को क्लियर करने हैं, इंटर बैंक। जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ कोई क्लेम है तो वो, तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स आते हैं, लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं आते। अब बच्चा लोग, इंटर बैंकिंग क्लेम्स, यार वो तो बैंक के क्लेम है, वो पब्लिक के तो नहीं है, बैंक के क्लेम्स है, तो क्या वो सप्लाई ऑफ मनी में आएंगे? आप कहोगे सर नहीं आएंगे। तो अगर मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया मनी सप्लाई के अंदर, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर लोगों के पैसे के अंदर ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट आता है या नेट डिमांड डिपॉजिट आता है, तो अब आप सीधा सीधा कहोगे सिर्फ और सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट। मैं पूछूं ग्रॉस क्यों नहीं आता, तो अरे भैया ग्रॉस कैसे आएगा, वो तो इंटर बैंकिंग क्लेम्स है, बैंक के क्लेम्स है। बैंक तो भैया सप्लायर होता है मनी सप्लायर का, ठीक है, तो सप्लायर इंक्लूड नहीं होते, ना तो बैंकिंग सिस्टम ना देश की गवर्नमेंट। ठीक है, आप समझ गए ना? आ जाओ रीड आउट भी कर लो। सो डिस्टिंक्शन में बी ड्रॉन बिटवीन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक। ग्रॉस, हाँ ये आ गया बच्चा, ये लाइन याद रखो, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम्स, ये याद रखना है, बस यही पॉइंट है। ग्रॉस में ये आता है जो कि एक बैंक दूसरे के पास करती है, नेट में ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, बाकी भैया होता क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट आएगा, ग्रॉस नहीं आएगा। चलो बच्चा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ भाई, ये है छोटा सा एक और पॉइंट। अब दो प्रकार की मनी है, एक बैंक मनी, दूसरा हाई पावर्ड मनी। सुनो जरा दोनों को। पहला तो नाम से ही पता चल रहा है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, वो पैसा जो पब्लिक का बैंक के पास जमा है। अब कौन सा जमा पैसा है वो भी समझो, अगेन वापस से डिमांड डिपॉजिट की तरफ ही लेके जाऊंगा। ठीक है, हमने जो पैसा कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया था, या हमने जो चेक इशू किया था ना, तो बैंक ने क्या किया, हमारे अमाउंट में ही प्लस और माइनस कर रखा है, हमारे बैंक के अकाउंट में ही। ठीक है, वो जो चेक का पैसा है, वो जो लोन का पैसा है, जो हमारे बैंक में ही जमा है, पब्लिक के पास जमा है, पब्लिक का मतलब हमारे कॉमर्शियल बैंक के पास जो जमा है, वो बच्चा आपका बैंक मनी। किसका पैसा है, लोगों का पैसा है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास जमा है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है ना हाई पावर्ड मनी की, सो हाई पावर्ड मनी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। नाम से ही पता चल रहा है हाई पावर, भैया ऐसा पैसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। सो बेसिकली हाई पावर्ड मनी के अंदर तीन चीजें आती हैं, ध्यान से सुनो। पहला, करेंसी तो आती ही है जो लोगों के पास है वो। दूसरी, वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास जो हमारा पैसा जमा है वो भी। दो तो सिंपल है, हमारे पास जो नगद पैसा पड़ा हुआ है जेब में वो, जो हमारा बैंक में जमा है वो। तीसरा है कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। यार ये तीसरा पॉइंट ना मुसीबत वाला पॉइंट भी है। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं मुसीबत वाला पॉइंट। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखा हुआ है वो। अब सुनो, दोनों में अंतर भी समझना। देखो, बैंक मनी क्या था, जो हमारा पैसा बैंक के पास जमा है वो, यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं हाई पावर्ड मनी के अंदर बैंक का पैसा तो आता ही आता है। ठीक है, ये बड़ी चीज है, ये छोटी सी चीज है। तो बैंक मनी के अंदर हमारा ही पैसा आता है जो बैंक के पास जमा है, या जो हमने चेक के फॉर्म में जमा कर रखा है, चेक इशू कर रखे हैं वो। ठीक है, बैंक मनी। हाई पावर्ड मनी के अंदर तीन प्रकार का पैसा आता है, हमारे पास जो नगद है वो, हमने जो बैंक में जमा कर रखा है वो, दूसरा, तीसरा जो कॉमर्शियल बैंक ने रिजर्व रख रखे आरबीआई के पास वो क्या कहलाते हैं, हाई पावर्ड मनी। तो पहली चीज तो आपको दोनों की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज जो अपन मेन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, कि सप्लाई ऑफ मनी में कौन सा इंक्लूड होता है, तो सप्लाई ऑफ मनी में बच्चा बैंक मनी आता है, हाई पावर्ड मनी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट खतरा बताया था ना, कॉमर्शियल बैंक का रिजर्व है किसके पास, आरबीआई के पास। बच्चा वो बैंकिंग सिस्टम का पैसा है, क्या वो मनी सप्लाई में आ सकता है, नहीं आ सकता। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई में कौन सा आएगा, ये वाला, ये कंप्लीटली नहीं आएगा। इसके दो पॉइंट तो आ सकते हैं, लेकिन ये तीसरा पॉइंट खतरा आ चुका था ना। चलो देखो जरा, रीड आउट करो। सो बैंक मनी रिफर्स टू डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। जबकि हाई पावर्ड मनी इंपॉर्टेंट है, इसे रीड आउट कर लो, इज द सम टोटल ऑफ करेंसी लोगों के पास,
वॉल्ट कैश कॉमर्शियल बैंक के पास और कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक जो कि आरबीआई के पास रखती है वो। इसी को हम लोग मॉनेटरी बेस और बेस मनी इन दी इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना बच्चा, ठीक है। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइल करेंसी हेल्ड बाय द पीपल इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, पहला पॉइंट आता है मनी सप्लाई में। वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एज वेल, तो वॉल्ट कैश भी आता है किसमें, आपका मनी सप्लाई में। लेकिन अब ध्यान रखना, यहां से पढ़ो, कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द आरबीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये तीसरा पॉइंट मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता, ये क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है, तो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं आता। क्लियर, अब तो समझ गए होंगे। कहीं कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और बच्चा छोटा सा प्रश्न है, हु सप्लाइज मनी, तो मनी कौन सप्लाई करता है, नोट कौन छापता है, नोट छापता है देश की रिजर्व बैंक। नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। मनी सप्लाई कौन करता है, सेंट्रल बैंक, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक। अब पूछा जाएगा हमारे देश की सेंट्रल बैंक कौन सी है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है वो सुनो। हु सप्लाइज मनी, मनी इज सप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो भारत के अंदर मनी सप्लाई काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए होगे बच्चा। चलो और कुछ है, तो कुछ भी नहीं है बच्चा। बाकी आप लोग टुनटुनाते रहते हो सर पीडीएफ सेव कर दो, मत रोना बच्चा, रोना बिल्कुल भी नहीं, 1 मिनट का टाइम देना बस। तो ये लो बच्चा आपके लिए पीडीएफ ऐप अपलोड्स। चलो पीडीएफ होती है बच्चा लोग आप लोगों के लिए सेव, पीडीएफ मिल जाएगी आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब कर लो। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हर एक चीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।